Dear students, welcome to VS Classes YouTube चैनल। बेटा आपकी एग्जाम में जस्ट 2 डेज बाकी हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंट्स के पेपर के कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। वो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। 60 एमसीक्यू 1 to 60 एमसीक्यू हम पढ़ेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल आप सभी ने प्रिपेयर कर लिए होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अपन को कभी कभी समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। आपको ये करने के बाद अकाउंट्स के बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम्स आती थी, जो डर लगता था, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। तो हम फटाफट से बेटा हाफ एन आवर का आपके लिए एक रिवीजन, जिसे हम लास्ट मिनट रिवीजन कहते हैं, वो लास्ट मिनट रिवीजन हम आपको दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट, करेंसी ट्रांजेक्शंस and events are recorded in the books of accounts of। ठीक है साहब, देखिए इसने क्या कहा, इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। ये क्या कहता है कि भैया ट्रांजेक्शन को कौन सी बुक्स के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या जिस रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, जिस कंट्री में ट्रांजेक्शन हुआ है उस कंट्री की करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे, या इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द करेंसी सेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इन द करेंसी सेट बाय द गवर्नमेंट। नहीं बेटा, आंसर इज बी। बी आंसर आपको क्या कहता है? बी आंसर कहता है इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। जहां पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उस कंट्री की जो भी रूलिंग करेंसी, जैसे अगर बुक्स ऑफ अकाउंट इंडिया में प्रिपेयर कर रहे हैं तो रुपीज में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। बेटा हम एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? क्या ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से? नहीं। मेटेरियलिटी? नहीं। अकाउंटिंग पीरियड मैचिंग के हिसाब से या पीरियोडिसिटी के हिसाब से? तो बेटा अकाउंट्स किसी पीरियड के लिए बनाते हैं, वो तो पीरियोडिसिटी है, लेकिन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उस पीरियड में जो हमने इनकम रिकॉर्ड की है हमें उससे रिलेटेड एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। आंसर इज सी आंसर, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रिजल्ट्स इन। अगर क्रेडिटर्स कम होते हैं, बेटा क्रेडिटर्स कब कम होंगे? जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो उससे कैश इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। कैश डिक्रीज होगा क्या? बिल्कुल डिक्रीज होगा। इंक्रीज इन असेट? नहीं। नो चेंज इन असेट? नहीं। कैसे चेंज नहीं होगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर इज बी, डिक्रीज इन कैश। क्वेश्चन नंबर 4, राम परचेज्ड ए कार ₹10,000। राम ने 10,000 रुपए की कार परचेज की तो उससे असेट 10,000 रुपए से बढ़ गई और उसका पेमेंट उसने 3,000 रुपए कैश में कर दिया तो असेट 3,000 रुपए से कम हो गई। मतलब 10,000 से असेट इंक्रीज हुई, 3,000 से असेट डिक्रीज हुई। तो अगर टोटल बात करें तो असेट 7,000 से इंक्रीज हो गई। बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बाकी है मतलब लाइबिलिटी 7,000 से बढ़ गई। तो असेट साइड में असेट 7,000 से बढ़ गई, लाइबिलिटी 7,000 से बढ़ गई। तो आंसर नंबर 4 का ए, टोटल असेट इंक्रीज 10,000, नहीं गलत है। टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज 3,000, गलत है। असेट विल इंक्रीज बाय 7,000
corresponding increase in liability 7,000. Answer is C. क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते? एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का ऑनर अलग है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने की बात करता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ड्यू बेसिस की बात करता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए, ये बात कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किस वजह से बनाया जाता है? तो बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्यों बनाते हैं? कि जो पैसा डूबने वाला है, जो पैसा आपके पास नहीं आएगा, जो आपका नुकसान होने वाला है, उस नुकसान की अभी से व्यवस्था करके चलिए। मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ पैसा डूबेगा, नुकसान होगा, तो उसके लिए प्रोविजन बनाइए। कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज ही ध्यान में रख के चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फिक्स असेट एंड करंट असेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ। फिक्स असेट और करंट असेट को कैटेगराइज किया जाता है, असेट को दो पार्ट से बांटा जाता है, फिक्स असेट और करंट असेट। किसकी वजह से? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी या टाइम पीरियड। बेटा गोइंग कंसर्न, क्योंकि बिजनेस बोलता है कि साहब हमेशा चलेंगे, तो हमेशा चलेंगे तो कुछ असेट तो ऐसी होगी जो लॉन्ग पीरियड के लिए जाएगी, कुछ असेट ऐसी होगी जो कम पीरियड के लिए जाएगी। तो आंसर इज बी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से असेट को फिक्स्ड और करंट दो में काउंट किया जाता है। अगर गोइंग कंसर्न नहीं होता तो सारी की सारी असेट ही करंट असेट हो जाती। क्वेश्चन नंबर 8, ओमिशन ऑफ पैसे। बेटा कुछ पैसे का डिफरेंस था एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को राउंड फिगर कर दिया, जैसे 1,15,525 रुपए 20 पैसे। अब वो 20 पैसे को हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से किया है? हम करते हैं बेटा मेटेरियलिटी की वजह से। मेटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस। तो 20 पैसे का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं था। इंपॉर्टेंस का मतलब उससे एक्चुअलिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो टोटल अकाउंट्स 1 रुपए के हो तो 20 पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन जब टोटल अमाउंट 1 लाख 2 लाख 10 लाख है तो 20 पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो अमाउंट मेटेरियल नहीं है। तो आंसर इज सी, राउंड ऑफ किस वजह से कर रहे हैं? मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम टैक्स ऑफ द सोल ट्रेडर पेड इज ए, डेबिट टू P&L अकाउंट। इनकम टैक्स सोल ट्रेडर, अकेला आदमी, उसका इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स कमाए गए प्रॉफिट के बाद में लगता है, तो P&L अकाउंट में नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जब P&L में नहीं आएगा तो ट्रेडिंग में कहां से आएगा? बेटा सोल ट्रेडर का इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स होता है। अब अगर इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स दिया हुआ होता तो हम ड्रॉइंग्स लिखते, लेकिन इसमें दिया हुआ डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बेटा पहले आप इनकम टैक्स को ड्रॉइंग्स में ट्रांसफर करोगे, फिर ड्रॉइंग्स कहां जाता है? कैपिटल में। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, पेमेंट ऑफ सैलरी इज रिकॉर्डेड बाय। सैलरी का पेमेंट करने की एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये तो हमें आता है, तो बेटा आंसर इज ए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश
आपने कैश में फर्नीचर खरीदा तो एक तरफ असेट में फर्नीचर आया, एक तरफ पैसा चला गया, तो फिक्स असेट में कोई चेंज हुआ क्या? सर फिक्स असेट इंक्रीज हो गई, करंट असेट रिड्यूस हो गई। तो 11 का आंसर हो गया ए। अगर टोटल असेट की बात की जाए तो टोटल असेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 11 का आंसर हो गया बेटा ए आंसर। ठीक है, 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, नरेशन आर गिवन एट द एंड ऑफ। नरेशन कहां लिखा जाता है? हर जनरल एंट्री के एंड में लिखा जाता है, एट ईच एंड ऑफ ईच जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट। इनमें से कौन सा एक पर्सनल, मशीनरी पर्सनल अकाउंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कैश पर्सनल अकाउंट है? नहीं। रेंट है? नहीं बेटा। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन? अब बहुत सारे लोग होते हैं तो हम क्रेडिटर बोल देते हैं। केवल राम के पैसे मांगते हो तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ राम के अकाउंट। क्रेडिटर कौन है? राम है। तो साहब राम एक क्रेडिटर, एक पर्सनल अकाउंट होता है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर। P&L अकाउंट आप 1 साल के पीरियड के लिए बना रहे हो। कौन से कॉन्सेप्ट से? कंसिस्टेंसी से? नहीं। कंजर्वेटिज्म? नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट? नहीं बेटा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि आपको किसी ना किसी पीरियड के लिए तो बनाना पड़ेगा। अब वो चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बेटा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 15, करंट लायबिलिटी मींस। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट 12 मंथ्स के अंदर अंदर करना है। आंसर इज ए आंसर इज परफेक्ट। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 16, एन एक्सपेंडिचर इज ए कैपिटल इन नेचर। कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होता है कब? The receiver of the amount is going to treat is for purchase of asset। नहीं बेटा, receiver of amount उससे क्या मतलब है? हम तो पे करने वाले हैं। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स असेट। बिल्कुल बेटा, जब किसी फिक्स असेट एक कैपिटल खर्चा होता है, तो फिक्स असेट की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो वो खर्चा कौन सा खर्चा होता है? वो खर्चा जो फिक्स असेट की क्वांटिटी इंक्रीज करता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां रिकॉर्ड किया जाता है? 17 कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब असेट, और असेट कहां आती है? बैलेंस शीट में। तो 17 का आंसर हो गया बेटा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following transaction is a capital nature? परचेज ऑफ ट्रक कैपिटल नेचर का है बेटा। यहीं पे हमारा काम हो गया। ओल्ड ट्रक को रिप्लेस करना? नहीं। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग? नहीं। ऑल ऑफ द वो नहीं। 18 का आंसर हो गया ए, परचेज ऑफ ए ट्रक। एक ट्रक को परचेज करना। ठीक है सर, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। अभी हमने कहा था असेट खरीदना कैपिटल नेचर। क्वेश्चन नंबर 19, ₹5,000 incurred for upgradation of computer by installation of 128 MB RAM is। 5,000 रुपए खर्च किए कंप्यूटर को अपग्रेड करने में। अपग्रेडेशन से हमेशा बेटा कैपेसिटी बढ़ती है, तो ये कौन सा खर्चा है? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस भी खर्चा करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती हो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 20, ये बेटा बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सबको प्रॉब्लम रहती है, फिर भी आप समझ लीजिए। आपकी बुक के हिसाब से बहुत जगह आपको अलग आंसर मिलेगा, लेकिन आपकी बुक, सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक, फाउंडेशन में जो उन्होंने आंसर देते हैं, एग्जाम में जो उन्होंने सजेस्टेड आंसर्स दे रखे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट फॉलो करता है
एंट्रेंस फीस, अगर केवल लिखा हुआ मिले एंट्रेंस फीस इन साइलेंस, तो आप उसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में, आप उसे लिखेंगे बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अगर लिखा हुआ वन टाइम एंट्रेंस फीस तो आप उसे लिखेंगे कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि वो केवल एक बार ली जा रही है, तो आप उसे लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। जब तक क्वेश्चन नहीं बताए, क्वेश्चन साइलेंट हो कि वो एक साल के लिए है या वो हमेशा के लिए है, तो आप लिखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, बहुत सी जगह आपकी बुक में कहीं कैपिटल रिसिप्ट भी दिया हुआ हो सकता है, फिर भी आप उसे लिखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। आपकी एग्जाम में उसे रेवेन्यू रिसिप्ट, हाँ आंसर में रेवेन्यू रिसिप्ट ना हो, लिखा हुआ होता कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ऑल, तो आप उसे कैपिटल रिसिप्ट लिख देते। लेकिन अगर जहां कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों आंसर दिए हुए हो फाउंडेशन के एग्जाम के लिए, आप उसे रेवेन्यू रिसिप्ट लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब। लाइफ मेंबरशिप पूरी लाइफ के लिए, तो बेटा ये कौन सी रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, जो हम माल बेचने के लिए खरीदते हैं वो कौन सा खर्चा है, वो रेवेन्यू खर्चा है, उसी से तो प्रॉफिट एंड लॉस आता है। क्वेश्चन नंबर 23, इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, कौन सा खर्चा है बेटा, जो रॉ मटेरियल का खर्चा है वो इंपोर्ट ड्यूटी का खर्चा है, तो ये भी कौन सा खर्चा हो गया, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 24, received from Solomon and Company an invoice for rupees 1500 for repair of factory walls। फैक्ट्री वॉल की रिपेयर का खर्चा कौन सा खर्चा है, अगर फैक्ट्री वॉल बनाने का खर्चा होता तो कैपिटल होता क्योंकि वो असेट होती है, लेकिन अगर रिपेयरिंग है तो रेवेन्यू खर्चा। 24 का आंसर हो गया बेटा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, compensation received for government for compulsory acquisition of land। compensation received, बेटा received, जब रिसीव हो रहा है तो खर्चा कहां से होगा, इनकम होगी, कैपिटल रिसिप्ट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे तो रिसिप्ट आंसर ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, all revenue receipt and expenditure are shown in, सारे के सारे रेवेन्यू रिसिप्ट और खर्चे कहां दिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएडल, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू रिसिप्ट कहां दिखाई जाती है बेटा, ट्रेडिंग पीएडल। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 27, ए बेड डेब्ट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, बेटा पहले डूबा था जब पैसा तो हमने रेवेन्यू खर्चा माना था, जब पैसा मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाएगा। 27 का आंसर क्या है, 27 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय फायर इज। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ ऑन अकाउंट, एक मशीनरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई मतलब बेटा असेट चली गई और बदले में पैसा आ गया। अगर ये मशीन कंप्लीटली डैमेज ना हुई होती और पैसा आया होता तो रिपेयरिंग होता, लेकिन ये पैसा असेट गई और पैसा आ गया। ये भी तो मान सकते हैं असेट को बेच दिया और पैसा आ गया, वैसे ही असेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मतलब असेट चली गई और बदले में पैसा आ गया। तो असेट एक कैपिटल आइटम था, तो कैपिटल आइटम जाने के बदले में जो पैसा आएगा वो भी कौन सी रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट। 28 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29,
अमाउंट ऑफ ₹5,000 spent as lawyer fees to defend a suit claiming that firm's factory site belonged to the plaintiff's land is। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है साहब कि एक मेरी फैक्ट्री है, कोई पर्सन आके कहता है नहीं नहीं साहब इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, तो मैंने लॉयर और केस कर दिया मेरे पे, तो मैंने लॉयर किया, मेरे लॉयर ने कोर्ट में जाके मेरा बचाव किया, उसके लिए मैंने 5,000 रुपए फीस दी। पहले भी फैक्ट्री मेरी थी, बाद में भी फैक्ट्री मेरी है, तो ये खर्चा कौन सा खर्चा हो गया? क्या मेरी एसेट इंक्रीज हुई क्या? नहीं, ये मेरा खर्चा हो गया बेटा रेवेन्यू खर्चा। 29 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, मनी स्पेंट ₹10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल असेट। तो बेटा कैपिटल असेट को परचेज करने में जो खर्चा किया जाता है वो खर्चा कौन सा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। 30 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड गेन वाला भी नॉमिनल होता है, P&L, और लॉस वाला भी नॉमिनल होता है। तो आंसर इज डी, बोथ ए एंड बोथ बी, प्रॉफिट एंड गेन, लॉस एंड एक्सपेंस। SBI, बेटा SBI एक नाम है, ऐसे ही राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, और SBI एक कंपनी है, तो ये कौन सा है? आर्टिफिशियल पर्सनल है। SBI कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन, लोगों द्वारा बनाया गया है। तो 32 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन को? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जनरल में। ये लीजिए साहब, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 34, प्रीपेड रेंट इज। बेटा जितने भी प्रीपेड वाले आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले अकाउंट होते हैं वो किसी ना किसी पर्सन, आप किसके पैसा मांगते हो? राम के, श्याम के, मोहन के, किसी ना किसी आदमी के मांगते हो ना। या एडवांस दे रखा है, प्रीपेड दे रखा है, तो किसको? किसी ना किसी आदमी को। तो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। वो प्रीपेड का अकाउंट उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, अब वो चाहे नेचुरल पर्सन हो चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग हमेशा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होंगे। इन एन अकाउंट, अगर डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, तो कौन सा बैलेंस होगा बेटा? अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो 35 का आंसर हो जाएगा बेटा बी। 35 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, ए सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड। अब राम को माल बेचा कैश में, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा 36 में? बी, कैश अकाउंट डेबिट होगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिट। बेटा जब कोई प्रोप्राइटर पैसा विड्रॉ करता है तो क्या एंट्री करते हो आप? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हो? सी, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, रेंट अकाउंट इज। रेंट अकाउंट एक कौन सा अकाउंट है? रेंट एक खर्चा है बेटा, रेंट नॉमिनल अकाउंट है। सारे खर्चे सारे इनकम नॉमिनल अकाउंट। फिर आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 39, लेजर कंटेन्स वेरियस। एक लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना लेजर अकाउंट्स, तो एक लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ एंट्री फ्रॉम
डे बुक टू लेजर, जब आप डे बुक से लेजर में पोस्टिंग करते हो तो वो क्या कहलाता है, वो लेजर पोस्टिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, द रेंट टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड, रेंट पेड, जब रेंट पेड करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, कैश अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो बेटा ये इक्वेशन कहाँ होती है, ये बैलेंस शीट में होती है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 43, द बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, जब बैड डेब्ट्स रिकवर होता है तो क्या एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया, credited to bad debts recovered. Answer is A. Question number 44. A trial balance will not balance. एक ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा अगर करेक्ट एंट्री 2 बार कर दी। बेटा करेक्ट एंट्री अगर 1 बार करने से बैलेंस होता है तो 2 बार करने से भी बैलेंस होगा। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार में माल खरीदा था लेकिन कैश मान लिया, तो कैश में मानते हैं तो भी तो कैश अगर होता है, प्रैक्टिकली कैश होता है तो भी तो मैच होता है, तो मैच तो हो जाएगा। सी पॉइंट, ₹500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, डेबिटेड टू क्रेडिटर 50 रुपए और क्रेडिटेड टू कैश, बेटा डेबिट किया है 50 से, क्रेडिट किया है 500 से, तो आंसर इज सी। ये केवल एरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए तो होता है, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 49, एक ट्रायल बैलेंस आपको क्या बताता है, देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट नहीं, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटेंट, एक्यूरेसी नहीं बताता, ओनली एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब जैसे एक एंट्री 2 बार हो गई तो वो एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन 500 और 50 से हो गई वो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 46, परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड, परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करने के लिए होती है बेटा, परचेज बुक में सारे क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन आते हैं। अब क्रेडिट परचेज असेट का भी आता है क्या, नहीं बेटा, परचेज हम तब लिखते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं, तो ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहाँ आएगा, परचेज बुक में आएगा। अगर असेट परचेज करते हैं ना बेटा तो असेट को परचेज लिखते ही नहीं है, असेट को तो असेट के नाम से लिखते हैं, माल खरीदते हैं तो फिर परचेज लिखा जाता है। अब अगर कैश में खरीदा है तो कैश बुक में आएगा और क्रेडिट में खरीदा है तो परचेज बुक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, गुड्स ब्रॉट फ्रॉम मिस्टर पी, द पेमेंट फॉर विच ड्यू आफ्टर ए मंथ, मिस्टर पी से माल खरीदा है जिसका पेमेंट 1 महीने बाद दिया जाएगा, कौन सी बुक में लिखेंगे बेटा, परचेज बुक में, उधार में माल खरीदा है, अभी तो बात की है। क्वेश्चन नंबर 48, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक, बेटा सेल्स बुक में एंट्री किससे रिकॉर्ड की जाती है, जो आपने बिल बना के दिया है, बिल बना के दिया मतलब इनवॉइस सेंट आउट, आंसर इज बी। 47 का आंसर भी था बी, 48 का आंसर भी है बी। क्वेश्चन नंबर 49, डेबिट नोट, बेटा ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट में आपको कंफ्यूजन रहता है, अभी समझा देते हैं। ए डेबिट नोट इश्यूड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स रिटर्न, बेटा क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हमने माल खरीदा होता है, जब हम उसे माल वापस देते हैं तो हम कहते हैं भैया हम आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप क्रेडिटर हो ना, हम आपको वापस लौटा रहे। क्रेडिटर क्यों थे, क्योंकि हमने आपसे माल खरीदा था,
हम आपको माल वापस दे रहे हैं, मतलब डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट नोट इश्यू कर देते हैं। तो कब इश्यू करते हैं? जब माल वापस देते हैं। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? उसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि डेबिट नोट माल वापस देने के लिए, खरीदा गया माल वापस देने के लिए होता है, परचेज रिटर्न के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सेल्स रिटर्न बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो बोले कि अगर हमने क्रेडिट पे कोई माल बेचा था तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि क्रेडिट पे बेचा था तो उसे सेल्स बुक में लिखा होगा, और वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न बुक में लिख देंगे। अगर कैश में बेचा होता तो बेटा पैसा वापस देना पड़ता, इसलिए कैश बुक में लिखते, लेकिन क्रेडिट में बेचा था इसलिए पैसा तो वापस देना नहीं पड़ेगा, तो सेल्स रिटर्न बुक। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 51, क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन। बेटा क्लोजिंग एंट्री कैश वाली होती है? नहीं। लेजर में कोई एंट्री लिखी जाती है? नहीं। बैलेंस शीट में लिखी जाती है? नहीं। तो बेटा क्लोजिंग एंट्री कहाँ लिखी जाएगी? जनरल में। एंट्री होती है जनरल में, तो जनरल प्रॉपर में लिखी जाएगी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 52, कैश बुक क्या है? कैश बुक इज ए, ध्यान से वर्ड पढ़ना, कैश बुक इज ए। कैश बुक क्या है? क्या कैश बुक सब्सिडरी बुक है? नहीं है। सब्सिडरी जनरल है? बिल्कुल है। क्या लेजर की तरह है? लेजर का भी काम करती है, कैश अकाउंट भी होता है, और दोनों एक ही होते हैं। तो आंसर इज बी, वो सब्सिडरी जनरल भी है और वो लेजर भी है। अब 53 का आंसर भी पढ़ना, ध्यान से, क्वेश्चन भी पढ़ना, आंसर भी पढ़ना। कैश बुक इज ए फॉर्म ऑफ। कैश बुक किस फॉर्म में बनाई जाती है? क्या ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में बनाई जाती है? क्या नहीं। क्या जर्नल एंट्री की तरह बनाई जाती है? नहीं। कैश बुक लेजर अकाउंट की तरह बनाई जाती है, कैश अकाउंट की तरह बनाई जाती है, चाहे वो सिंगल कॉलम हो, चाहे वो डबल कॉलम हो, चाहे वो ट्रिपल कॉलम हो। तो आंसर इज सी, कैश बुक इन ए लेजर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 54, द कैश बुक रिकॉर्ड्स। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड किया था? ऑल कैश रिसिप्ट एंड ऑल कैश पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 55, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बेटा? ध्यान से देखना, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? ध्यान से देखना मेरे साथ। कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। कैश बुक में क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड नहीं, क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल और आउटस्टैंडिंग, तीनों ही चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सिंगल कॉलम कैश बुक में शो। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या डेबिट बैलेंस ही होता है? नहीं। क्या केवल क्रेडिट बैलेंस होता है? नहीं। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, या तो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, आइदर डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 57, एक कैश बुक विद डिस्काउंट। बेटा एक कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम, एक कैश बुक विद
डिस्काउंट, सुन लीजिए बेटा, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम है, सुन लीजिए। एक कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैक कॉलम, एक कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम भी है और एक कैश बुक में बैंक कॉलम भी है, ठीक है। तो फिर कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक कॉलम कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो कैश बुक में कैश का कॉलम तो होता ही है, डिस्काउंट कॉलम भी है, बैंक का कॉलम भी है, तो उसे कौन सी कैश बुक कहा जाएगा? उसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहा जाएगा, ट्रिपल कॉलम। आंसर इज बेटा सी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 58, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक के डेबिट साइड में डिस्काउंट, बेटा कैश बुक की डेबिट साइड होती है पैसा आने वाली साइड, उसमें अगर डिस्काउंट लिखा हुआ है मतलब वो डिस्काउंट दिया गया है। अब दिया गया डिस्काउंट खर्चा होता है, तो खर्चे को डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 59, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को सेल करते वक्त जो ट्रेड डिस्काउंट दिया था बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन, द पीरियोडिकल डेटा ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द। सेल्स रिटर्न बुक का डेटा कहां पोस्ट किया जाता है? बेटा एक बात बताइए, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न बुक के टोटल को कहां लिख दिया जाएगा? डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। आंसर इज बी। तो ये बेटा आपके 60 क्वेश्चंस थे जो आपके बेसिक्स को, जिन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन्स होता है, जो क्वेश्चन आपने जनरली नहीं पढ़े होते हैं, वो आपके सारे कंफ्यूजन्स मैंने दूर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एग्जाम के बाद अपना रिजल्ट जरूर बताएं, आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7568482727 All the very best, all the very best. Thank you.